भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। चूंकि मानव समाज में रहता है, इसलिए वह अपने मन के विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं, अपितु दूसरों के विचार भी जान सकते हैं। इस प्रकार नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का विकास होता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ है कहना, बोलना या प्रकट करना। हमारे मुख से निकली सार्थक ध्वनियों से अर्थपूर्ण व सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों से वाक्य की रचना होती है, जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। यही भाषा है। भाषा के आविष्कार से पहले मनुष्य इशारे से कोई बात कहता था। इशारे से पानी मांगना, किसी को चुप रहने के लिए कहना, हाथ के इशारे से किसी को बुलाना आदि के लिए उसे किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता था। इस भाषा को हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आजकल भी होता है, परंतु इसके सीमित उपयोग है। मूक बधिर व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करते हैं। यातायात पुलिस भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है, परंतु सही अर्थों में इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। मानव मुख से निकली सार्थक ध्वनिय भाषा होती है। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य केवल बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य शुरू में इसी भाषा का प्रयोग करता था। लिखित भाषा, इससे हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के लिखे विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में किया जाता है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। संसार की भाषाएं। संसार में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली और लिखी जाती है, जैसे अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, अरबी, उर्दू, जर्मन, रूसी, जापानी, फ्रेंच इत्यादि। संस्कृत हमारे देश की एक प्राचीन भाषा है। हिंदुओं के अनेक धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत से विभिन्न भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें से हिंदी प्रमुख है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है। हमारे संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये निम्नलिखित हैं: हिंदी, मराठी, सिंधी, नेपाली, डोगरी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, मैथिली, उड़िया, तमिल, मलयालम, बोडो, गुजराती, संस्कृत, बांग्ला, संथाली। हिंदी भाषा भारत के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी सरल एवं वैज्ञानिक भाषा है। देश के अधिकांश लोग इस भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि, अक्षरों या वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उनको लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसमें प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उच्चारित और लिखित रूप में समानता रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियां। भाषा, लिपि। अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रोमन। पंजाबी, गुरुमुखी। चीनी, चित्रलिपि। तमिल, तमिल। उर्दू, फारसी। बांग्ला, बांग्ला। अरबी, अरबी। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, देवनागरी। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना का कार्य बहुत कम होता है। सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। राजस्थानी, भोजपुरी आदि हमारे देश की प्रमुख बोलियां हैं। हमारे देश में इतनी बोलियां हैं कि उनकी गिनती आसान नहीं है। व्याकरण। जिस प्रकार किसी खेल के उचित संचालन के लिए अंपायर या निर्णायक जरूरी होता है, उसी प्रकार भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट होती है
उसके मौखिक तथा लिखित रूप को सही ढंग से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ हैं। 1. यह भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। 2. व्याकरण भाषा की अशुद्धियों को दूर कर उसे शुद्ध एवं परिमार्जित बनाता है। 3. व्याकरण का ज्ञान होने पर भाषा का उचित प्रयोग करना संभव हो जाता है, जिससे भाषा प्रभावशाली बन जाती है। 4. यह भाषा को नियमित एवं व्यवस्थित करता है। 5. यह भाषा की रचना एवं स्वरूप का ज्ञान कराता है और उसकी व्याख्या करता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति एवं प्रयोग विधि का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर व्याकरण के 4 अंग होते हैं। 1. वर्ण विचार, 2. शब्द विचार, 3. वाक्य विचार, 4. पद विचार। 1. वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि व संयोग आदि के नियमों का अध्ययन किया जाता है। 2. शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति एवं रचना से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। 3. वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के प्रकार, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण एवं संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। 4. पद विचार। वाक्य में आए विभिन्न प्रकार के शब्द पद कहलाते हैं। इनमें विभिन्न पदों के स्वरूप एवं योग पर विचार किया जाता है। अब तक हमने सीखा, भाषा के द्वारा हम लोग अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। 1. मौखिक भाषा, 2. लिखित भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है।